शुभ हो, सबका शुभ हो। बेटर लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओर से हो रही इस वर्कशॉप में मैं अनीता आप सभी का स्वागत करती हूँ। विकास की ओर एक एक कदम बढ़ाते हुए अपने जीवन को अधिक से अधिक विकसित कर पाएँ, ऐसी है भावना। हम विकास करना चाहते हैं, परंतु विकास किसका? उत्तर में यही निकल कर आता है कि खुद का, अपना। फिर प्रश्न आया कि मेरे खुद में क्या आता है, मेरे अपने में क्या आता है। फिर उत्तर में यही निकल कर आया कि मैं अधिक से अधिक विद्या प्राप्त कर लूँ, ऊंची से ऊंची नौकरी प्राप्त कर लूँ, पद प्राप्त कर लूँ, और क्या, खूब नाम हो, बड़ा घर हो, सभी सुख सुविधाएं हों। अक्सर विकास को लेकर हमारे अंदर यही सब चल रहा होता है। यह हमारे विकास की अधूरी समझ है, हमारे ज्ञान का अधूरा ज्ञान है। तो फिर पूरी समझ क्या है? हमारे जीवन के 5 पक्ष हैं। इन सभी पक्षों में विकास करना ही विकास की सही समझ है। विकास की सही समझ आने पर आगे बढ़ने के लिए हमें रुकना भी आना चाहिए। विकास की ओर दूसरा कदम भी यही है, संतुलन की कला। आइए इस विषय में प्रोफेसर नवनीत अरोड़ा जी से जानते हैं। शुभ हो आपका। विकास की ओर 8 कदम। आज एक और कदम पर चिंतन करते हैं और वो है संतुलन की कला, आर्ट ऑफ बैलेंस। जीवन में संतुलन की बहुत जरूरत है। खाली हमारे जीवन में नहीं, पूरे विश्व में संतुलन है। हम कुदरत के नियमों को जानना चाह रहे हैं, अध्यात्म की समझ प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो कुदरत में संतुलन देखिए। गैसेस का संतुलन देखिए। कोई गैस की मात्रा बढ़ जाए, घट जाए तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। संतुलन है उनके अंदर। प्रकृति में, नेचर में संतुलन आपको हर जगह दिखाई देगा। जहां संतुलन बिगड़ा वहीं कुछ ऐसा हो जाएगा जो आप चाहते नहीं है, नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। आपने वो नट देखे होंगे, कलाकार, वो एक रस्सी के ऊपर चलते हैं। कितना बड़ा संतुलन है। एक रस्सी पे चलना हवा में बहुत ऊंचाई के ऊपर, लेकिन उनके हाथ में एक लाठी बड़ी, एक डंडा बहुत बड़ा रहता है जो उनको संतुलित रखने में मददगार होता है। वो सारा खेल सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है, गुरुत्वाकर्षण का है। अगर आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इस तरह से मेंटेन किया कि रस्सी के साथ मैच कर रहे हैं, अगर आपकी सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रस्सी के साथ है, तो आप गिरेंगे नहीं। थोड़ा इधर उधर हुई, अलाइनमेंट थोड़ी शिफ्ट हुई, तो आप गिर पड़ेंगे। डेथ भी हो सकती है, बहुत चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है। तो वहां वो लाठी जो है, बड़ा डंडा जो हाथ में पकड़ा हुआ है, वो इस कार्य को करता है, संतुलन को। जैसे आप चलते हैं, वो रस्सी हिलती है, आप थोड़ा डगमगाते हैं, इधर झुकने की कोशिश हुई बाई चांस आपके शरीर की, तो आप डंडे के माध्यम से अपने आप को दूसरी तरफ बैलेंस करते हैं, ताकि सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र बिंदु है, वो अलाइनमेंट में आ जाए फिर उस रस्सी के साथ, और आप गिरे नहीं। हम
अक्सर गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, ट्रक बस चलाते हैं, जो भी हम वाहन चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, क्या है उसके अंदर? एक बार गिर पड़ते हैं ना साइकिल चलाते हुए। शुरू शुरू में अक्सर कहते हैं कि बिना गिरे कोई नहीं सीखता साइकिल। शुरू में दिक्कत क्या आती है? क्या दिक्कत आती है? संतुलन। संतुलन करना नहीं आता, बैलेंस करना नहीं आता। जैसे ही सीख जाते हैं तो हम कहते हैं साइकिल चलाना सीख गया बच्चा, और कई सारी उम्र नहीं सीख पाते। यही सच है संतुलन के साथ। जीवन का संतुलन भी कई लोग सारी उम्र नहीं सीख पाते और कई बहुत छोटी आयु में सीख जाते हैं। जैसे साइकिल, कार में स्टीयरिंग होता है, साइकिल में हैंडल होता है, कार में स्टीयरिंग होता है। उसका भी संतुलन है, कितना काटना है। ज्यादा कट जाए, स्पीड ज्यादा हो तो सीधा खड्ड में। कई बार कार नहर में, नदी में गिर जाती है, बस गिर जाती है, खाई में गिर जाती है। क्या खबर आती है? क्या खबर आती है? ड्राइवर, चालक अपना नियंत्रण खो बैठा, बैलेंस खो बैठा। जीवन की गाड़ी भी नुकसान खा सकती है, नुकसान हम पा सकते हैं जीवन में अगर संतुलन बिगड़ा। विकास की ओर आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है लाइफ में संतुलन की कला। पग पग पर संतुलन की आवश्यकता है। हम खुद संतुलित होंगे, हम खुद सीख जाएंगे तो उसका असर परिवार में भी जाएगा। पति संतुलित है तो पत्नी पे प्रभाव पड़ता है। हम कई बार कहते हैं देखिए कितनी संतुलित हैं, कितने अच्छे महापुरुष हैं, कितने महान आत्मा हैं, इनकी पत्नी भी कितनी अच्छी हैं, जो क्या इन्होंने सीखा है इनके साथ रहकर। या उल्टा भी हो सकता है, बच्चे भी ऐसे प्रभावित होते हैं। एक संतुलित होगा तो उसका असर दूसरों पे पड़ता है। बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं माँ बाप से। माँ बाप दोनों संतुलित हैं तो बच्चे बड़े कई बार बहुत शिष्टाचारी, बहुत लायक, बहुत समझदार, होश की बात करने वाले होते हैं। कोई तारीफ भी करे कि कितना अच्छा बच्चा है तो कहते भी हम कि इनके माँ बाप कितने संतुलित हैं, कितने बैलेंस्ड हैं, कितना अच्छी उनकी पर्सनैलिटी है। हमारी पर्सनैलिटी का, हमारे विकास का एक बहुत बड़ा स्तंभ है संतुलन। संतुलन हर पग पर चाहिए जीवन में। चलने में संतुलन, अगर चलने में संतुलन नहीं है तो कई बार बड़ी उम्र में हम बुजुर्गों को कहते हैं 80, 85, 90 साल उम्र हो जाती है, हम कहते हैं आप लाठी लेके चलें। क्यों? ताकि आपका संतुलन बना रहे। संतुलन बिगड़ा तो कूल्हे की हड्डी टूट जाएगी, आप बेड रिडन हो जाएंगे। तो बड़ों को तो कहते ही हैं छोटी उम्र से ही, जहां संतुलन बिगड़ा चलने में उसकी हानि दिखती है, हमें समझ में आती है। खाने में संतुलन, हम कितना खाते हैं, कब कब खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, संतुलन। जो एक्सपर्ट्स हैं केवल उनकी राय ली जाती है। बहुत से लोग डाइटिशियंस की हेल्प लेते हैं कि वजन बढ़ाना है या वजन को घटाना है, वेट लॉस या वेट गेन, दोनों में ही खाने का संतुलन है। कितने कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, कितने विटामिन्स हों, कितना उसके अंदर प्रोटीन जाए, कितना उसके अंदर फैट्स जाए। किसी एक चीज की बहुत ज्यादा अधिकता भी नुकसान करती है और कमी भी नुकसान करती है। शरीर को बैलेंस डाइट चाहिए, इसलिए कहते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस एवरीवेयर इज देयर। बैलेंस डाइट, खाने के समय भी संतुलन चाहिए, तभी अच्छा स्वास्थ्य होगा। शरीर का विकास संतुलित आहार पर निर्भर करता है। उसके अंदर फिर अध्यात्म का रोल है, हर जगह अध्यात्म का रोल है। एक चारपाई भी कमरे से बाहर निकालनी है, वहां भी अध्यात्म का रोल है। चारपाई निकालते हुए चारपाई या कुर्सी या जो भी चीज आप निकाल रहे हैं कमरे से बाहर, उसका बेसिक नियम है कि वो दरवाजे से न टकराए, उस पर निशान ना पड़े, चोट ना लगे, दूसरे डिस्टर्ब ना हो। वहां अगर अहम हृदय में होगा, अकड़ से इंसान वही काम करेगा और एक विनम्रता और सहजता और कंट्रोल वे में करेगा।
जो सरल और सहज इंसान होगा, विनम्र इंसान होगा, बड़े प्यार से निकालेगा। अकड़ू इंसान झटक पटक देगा, चाहे टूट जाए, शोर मचे, क्या फर्क पड़ता है। घटना बहुत छोटी सी है, कार्य बहुत छोटा है, लेकिन हमारे व्यक्तित्व को रिफ्लेक्ट करता है। अध्यात्म का रोल हर कदम पर है जीवन में। अगर हम अंदर से बैलेंस्ड हैं, आत्मबल बढ़ा हुआ है, तो ये छोटी छोटी घटनाएं भी नहीं होंगी, चीजें नहीं टूटेंगी घरों में। बर्तन टूट जाते हैं, चीजें टूट जाती हैं, उनके ऊपर निशान पड़ जाते हैं, वो बदरंगे और बदसूरत हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर अहम बहुत ज्यादा बड़ा होगा, चीजें बहुत टकराएंगी, बहुत टूटेंगी। हर पल पर हमें पता चलता है कि हमें कैसे करना है। वी आर बीइंग गाइडेड। बोलने में संतुलन हमारे संबंधों पर कितना असर पड़ता है। देखिए, हमारे रिलेशंस जो हैं, हमारा जो विकास, सामाजिक विकास है, इस पे बहुत निर्भर करता है कि हम कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, कहते हम क्या कह रहे हैं उसका महत्व तो 10% है, 90% इसका रोल है कि टोन कैसी है। आपकी टोन बहुत महत्वपूर्ण है, वहां भी संतुलन चाहिए। आप बहुत ज्यादा मीठी बात करते हैं, लोगों को लगता है कोई स्वार्थ होगा, अपने हित की बात कर रहा होगा। आप बहुत हार्श होके बोलते हैं, अकड़ के बोलते हैं, तो वो भी दूसरे का दिल तोड़ती है। बच्चे के वो निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हम कहते हैं बेटा तेरे हित की बात कही है, बच्चे तेरे भले की बात ना कहो। तो बच्चे अक्सर क्या कहते हैं, पापा मम्मा ये बात आप मुझे प्यार से भी कह सकते थे। क्या मैटर करता है? टोन। किस टोन में कही? सरकास्टिक वे में कही, तंज कसा, या समझाने के ढंग से कहा, प्रेम से कहा? तो उसमें शब्दों का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। कब चुप रहना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, सब जगह संतुलन की जरूरत है। ये सब संतुलन हम सीख सकते हैं। जिनका संतुलित व्यवहार है, जो बैलेंस बिहेव करते हैं, बैलेंस जीवन जीते हैं, और उनके प्रति हमारे हृदय में गुणों को सीखने की, गुणों को समझने की आंख होगी, हमारे अंदर श्रद्धा का भाव होगा, हम उनके उस स्टाइल को, उनके उस तरीके को समझ पाएंगे। वैसा व्यवहार हम भी कर सकते हैं, खाने के समय, चलने के समय और बोलने के समय। ये चीजें सीखी जा सकती हैं, और अपनी कमियों के बारे में दूसरे से पूछा जा सकता है कि मेरे बोलने में क्या कमी है, मैं कहां अनबैलेंस्ड हूं, मुझे कहां बैलेंस की जरूरत है। और हित चिंतक होगा, समझदार होगा, संतुलित व्यक्ति होगा, आपका मित्र होगा, आपका कोई खास रिलेटिव होगा, कोई शुभ चिंतक होगा, तो वो आपको गाइड कर सकता है। हम दूसरों से पूछकर, राय लेकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनके व्यवहार को देख के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। संतुलन सिर्फ इन बातों में नहीं, कमाने में भी। अध्यात्म हमें यहां भी गाइड करता है, कितना कमाना है, कितने घंटे लगाने हैं उस कार्य के प्रति। अब कमा रहे हैं तो कितने घंटे, पहला इतना कमाने लग गए, इतना कमाने लग गए कि खाने का समय नहीं है। कई बार लोग कहते भी हैं 5 बजे तक खाना नहीं खाया दोपहर का, पूछा भाई क्या बात, कहीं समय नहीं मिला। तो काहे के लिए कमा रहे हो? खाओगे नहीं, आराम नहीं करोगे, शरीर बीमार रहने लग जाता है। कई ऐसी स्पेसिफिक बीमारियां हैं जो अधिक कार्य करने से होती हैं, एक लिमिट से ज्यादा बैठने से होती हैं। हर जगह बैलेंस की जरूरत है, कितना कमाना है, कितने घंटे, कहां तक समय देना है। पढ़ना है, वहां भी बैलेंस। कुछ समय पहले एक साथी से बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी घटना, अपने निजी अनुभव सुनाया कि उनके बहुत खास एक बच्चे ने एक एग्जाम देना था, विद्यार्थी था, किसी कंपनी में नौकरी मिलनी थी, कोई रिटन टेस्ट था, फिर इंटरव्यू था, जो भी प्रोसेस होता है कंपनीज का। तो सुबह का टाइम 7 बजे फिक्स था कि आपको ज्वाइन करना है, और ऑनलाइन आपका ऐसे एग्जाम होगा, फिर टेस्ट होगा, फिर जो भी उनकी प्रक्रिया थी वो होगी। बच्चा बहुत ज्यादा चाहता था, वो नौजवान, कि मैं इसमें सिलेक्ट हो जाऊं, मैं कामयाब हो जाऊं, सफलता उसके हृदय में बसी हुई थी कि सफल होना है। तो वो रात भर जागता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा।
सुबह के 5 बज गए, 5:30 बज गए, उसने पढ़ाई छोड़ी नहीं, कोशिश नहीं छोड़ी लास्ट मोमेंट तक। आखिर 6 बजे थक हार कर उसको नींद आ गई, वो सो गया। और जब सो गया और फिर जब उठा तो 10 बज गए थे। क्या हुआ? एग्जाम छूट गया। जिस सफलता को चाह रहा था वो नहीं मिली, क्योंकि बैलेंस नहीं था। आप 12 बजे तक पढ़ लेते, 1 बजे पढ़ लेते, 2 बजे पढ़ लेते, 2 बजे भी अलार्म लगाए थे 6 बजे का, तो 4 घंटे में काफी नींद पूरी हो जाती, आप रिलैक्स हो जाते, आप उठ सकते थे। आपने बैलेंस खोया, सफलता मिली। तो हमें सीखना चाहिए ऐसी घटनाओं से कि हर जगह, चाहे पढ़ना है चाहे कार्य करना है, हमें बैलेंस की जरूरत है। खर्च करना है, वहां भी बैलेंस की जरूरत है। बड़ों ने सिखाया ना हमें, अक्सर हम सुनते आए बचपन से कि पांव उतने पसारिए जितनी चादर होए। चादर से अगर बाहर मत निकलिए, अपनी लिमिट्स को जानिए कि मैं कितना खर्च कर सकता हूं, कहां खर्च कर सकता हूं। हमारे एक बहुत कीमती साथी अमेरिका से आए, वहां पीएचडी करके आए, कुछ धन कमा के भी लाए। बहुत पहले की बात, 70s, लास्ट सेंचुरी में, 1970 के आसपास। तो उनको मन हुआ कि मेरे पे पैसे हैं, मैं कार खरीद लूं। पैसे थे, कार ले सकते थे। आजकल तो वर्तमान युग में तो कार लग्जरी नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ बन गई है। डिस्टेंसेस हैं, बड़े शहर हैं, दूरियां हैं, आवश्यकता रहती है। उस जमाने में कार कोई कोई रखता था, वो लग्जरी का पार्ट उस समय अधिक माना जाता था। तो उन्होंने एक बड़ी समझदारी की बात कही, संतुलन में ये भी चीज बड़ी हेल्प करती है कि हमें संतुलन करना नहीं आ रहा तो हम किसी से राय ले सकते हैं कि ऐसा कर लूं, इस दिशा में बढ़ूं, ये करूं। तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है, हाँ ये कर लीजिए। तो दूसरे की राय, अगर राय सही मिल जाएगी तो हमारा संतुलन बेहतर हो जाएगा। तो उन्होंने एक बहुत कीमती अपने बुजुर्गवार साथी से पूछा, बहुत सुलझे हुए थे, वो भी बहुत पहले के पोस्ट ग्रेजुएट थे, एमएससी थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, शायद 1940s के। और उनसे कहा, श्रीमान जी आप मेरी हेल्प कीजिए, मैं कुछ पैसे मेरे पास हैं, धन मेरे पास है, मैं गाड़ी ले लूं, कार खरीद लूं ना खरीदूं। उन्होंने कहा बहुत आसान है, संतुलन की आवश्यकता है। संतुलन का पैमाना यह है कि आत्मनिरीक्षण करो, अपने मन से पूछो कि ये तुम्हारी ग्रीड है या नीड है। अगर नीड है, आवश्यकता है, जरूरत है तो ले लीजिए। अगर लालच है, ग्रीड है, तो मत लीजिए। कितना सुंदर उत्तर था। तो अगर बैलेंस करना है हमें, तो बैलेंस आना चाहिए खर्च करते समय भी, कि वो हमारी ग्रीड है या नीड है। जरूरत है तो कर लें, ग्रीड है छोड़ दें। जरूरत पूरी हो जाएगी, आवश्यकता पूरी हो जाएगी, नीड पूरी हो जाएगी तो हम खुश हो पाएंगे। और जरूरतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन ग्रीड कभी नहीं पूरी होती है, बल्कि बढ़ती जाती है। लालच की समस्या यही है कि जब इतना मिलता है तो ये इतनी हो जाती है, इतना मिल जाए तो और बढ़ जाती है। इसका मुंह बढ़ता जाता है, साइज बढ़ता जाता है, और वी आर ऑलवेज अनसेटिस्फाइड। हम ना खुश रहने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं कि आप खुश ही नहीं रह पाओगे। खुश रहना भी चाहते हैं हम सभी, विकास पाने के लिए भी और खुश रहने के लिए भी इस कला को, संतुलन को सीखना बहुत जरूरी है। खास तौर पर संतुलन की आवश्यकता उस समय बहुत ज्यादा पड़ती है जब हम किसी कार्य में सफल नहीं हो पाते, असफल हो जाते हैं, हमारी कोशिश कामयाब नहीं हो पाती। परीक्षा में फेल हो गए, कुछ धन की उपलब्धि होनी थी, कुछ प्रॉफिट होना था, वो नहीं मिला, घर में कोई मृत्यु हो गई, कोई डेथ हो गई, अनटाइमली डेथ हो गई। ऐसी कौन सी अवस्था नहीं है जो किसके जीवन में नहीं आती? बहुत सी अवस्थाएं हैं ऐसी जो सिमिलर सिचुएशंस हर एक के जीवन में आती हैं। जब कोई घटना हो जाए, कोई घाटा हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई सफलता मिल जाए, तो पहली बात तो उसको एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें कि हो गया, जो हो गया सो हो गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें चेंज नहीं ला सकते। जो रिजल्ट आ गया, मैं फेल हो गया तो हो गया ना, घाटा हो गया ना,
चोट लगी तो हो गई ना, कोई डेथ होगी तो हो गई ना। अब हम उस परिस्थिति में क्या कुछ कर सकते हैं? कई परिस्थितियों में हम कुछ कर सकते हैं, कईयों में नहीं कर सकते। डेथ हुई है तो हम कुछ नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी अनडन, इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसको वापस नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट किया जा सकता है, स्वीकारा जा सकता है। चोट लगी है, बीमारी है, तो हम ढूंढ सकते हैं कि इलाज हो सकता है। कहीं कुछ हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता है। जहां हो सकता है तो वहां यह ढूंढने की आवश्यकता है कि क्या हो सकता है, इसका क्या हल हो सकता है। और उसका हल नहीं हो सकता तो आगे बढ़ें, हल हो सकता है तो कुछ करें। इनएक्टिव मत रहें, शांत मत रहें, उस समय फिर एक्शन मोड में आए, प्रयास करें और दूसरों के अनुभव से सीखें। किसी से राय लें कि इस किस्म की स्थिति में आपने कैसे हल निकाला था, आपके यहां दिक्कत हुई थी। अक्सर कोई दिक्कत ऐसी दुनिया में नहीं आती हमें जो हम पहले हों। डेथ हुई है तो कोई ऐसा घर नहीं जहां डेथ नहीं हुई। बीमारी भी अक्सर ऐसी कोई नहीं आती हमारे पास जो पहले बीमार उस किस्म का दूसरा ना हो। दूसरों ने जो प्रयास किए हैं, जो एफर्ट्स किए हैं, उनके द्वारा हम उनसे बात करके, उनके अनुभव से शिक्षा लेकर हम अपनी समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं। और मन को शांत करने के लिए, संतुलित करने के लिए हम अपने मन को कहीं और भी लगा सकते हैं। कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां हल नहीं होता, सिर्फ अपने आप को विकेंद्रित करना होता है, आपको डिफोकस करना होता है। किसी और विषय में मन लगाएं, किसी अच्छी पुस्तकों पर पढ़ें, किसी अच्छे दोस्त के पास जाएं, म्यूजिक के पास जाएं, कोई खेती बाड़ी में, कोई गार्डनिंग में कहीं और मन लगाएं। अपने आप के अवस्था को बदलने के लिए, मन की स्थिति को बदलने के लिए किसी और कार्य को करना भी कई बार बहुत हितकर होता है। कई बार कुछ ना करना भी, बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ जाएं, मन को स्थिर करें, यह भी बहुत हेल्प करता है अपने आप को संतुलन करने में। एक हमारे सामने और बात स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए और प्रायोरिटी क्या है। बहुत से काम ऐसे हैं जो आसान होंगे, कुछ कठिन होंगे। हम क्या चुनते हैं? अक्सर इंसान की टेंडेंसी ये रहती है कि आसान काम पहले करो। अच्छी बात है, आसान काम आसानी से हो जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या आने वाली है? कठिन काम और कठिन हो जाएगा। इसलिए यह मत देखें कि कठिन क्या है और आसान क्या है, देखें कि जरूरी क्या है और गैर जरूरी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। फिर अध्यात्म की जरूरत पड़ती है। प्रायोरिटी डिसाइड करने में, प्राथमिकताओं को डिसाइड करने में क्या चीज मुख्य है, यह निर्णय लेने में भी अध्यात्म का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए मार्गदर्शक की बहुत बड़ी भूमिका है। अच्छे वातावरण की, अच्छे लोगों की, अच्छे माहौल की, बैठने की बहुत बड़ी अहमियत है, जहां मेरी प्रायोरिटी डिसाइड हो सके और मैं सोच सकूं क्या गैर जरूरी है, क्या जरूरी है। जरूरी चीज चाहे कठिन भी है, पहले करो। आसान तो पहले कर ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कठिन के कारण उसको छोड़े ना, पता छूट ही जाए कहीं वो। और संतुलन में सबसे बड़ा सहायक, सबसे बड़ा मददगार हमारा आत्मबल है। जिसका आत्मबल बढ़ा हुआ है उसको प्रत्येक किस्म के संतुलन में बहुत बड़ी सहायता मिलने वाली है। खाते हुए भी आत्मबल बढ़ा होगा तो स्वाद की गुलामी कम होगी। सुख के लिए नहीं खाएगा, स्वाद के लिए नहीं खाएगा, स्वास्थ्य के लिए खाएगा, हेल्थ के लिए खाएगा। यह आत्मबल का बहुत बड़ा सुंदर पक्ष है। बोलते हुए भी जब हम बात कर रहे हैं तो हर्ट नहीं करेगा, दिल नहीं तोड़ेगा किसी का, सम्मान का ख्याल रखेगा, अपनी श्रद्धा की भावना का ख्याल रखेगा, सत्कार का ख्याल रखेगा, अपनी बोली को मीठा रखेगा, क्योंकि कृतज्ञता की होगी ना। उपकार दिखाई देंगे जब सामने वाले के, एहसान दिखाई देंगे, सेवाएं दिखाई देंगी, तो भाषा भी संयत होगी, मीठी होगी। ये बहुत बड़ा लाभ है आत्मबल का। उच्च भावों से, आला भावों से आत्मबल बढ़ता है और आत्मबल फिर हमारे इन सब चीजों को कंट्रोल करता है और अध्यात्म के प्रव्यू में, उसके औरे में ये सब कुछ करना आसान हो जाता है। इस विषय से जुड़ी हुई एक और बात हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी
हमारी आवश्यकताएं और जरूरतें दो किस्म की हैं, एक शारीरिक व सांसारिक। हम शरीर रखते हैं, संसार में रहते हैं, इससे जुड़े बहुत से काम हैं। हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, कहीं जाते आते हैं, बहुत चीजों का उपयोग करते हैं। डे टू डे लाइफ में बहुत सी हमारी आवश्यकताएं रहती हैं, वो सच्ची हैं, उनकी अनदेखी नहीं करनी, उनके बिना भी विकास नहीं होगा। लेकिन एक बात इसके साथ और याद रखने वाली है, समझने वाली है, महसूस करने वाली है कि ये जो चीजें बाहर की हैं, इन्हें हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, इनको अप्रिशिएट भी करते हैं इजीली। लेकिन दूसरा पक्ष हमारा सॉफ्टवेयर है, उसकी अपनी जरूरतें हैं, यानी मैं खुद, माई सेल्फ, मेरे भाव जो मुझे भीतर से चलाते हैं, गाइड करते हैं, मेरी फीलिंग्स, मेरी सोच, मेरा दृष्टिकोण, उनकी पॉजिटिविटी, उनकी सकारात्मकता, ये मेरी बहुत बड़ी नीड है, ये मेरी आत्मिक जरूरतें हैं। इनको इग्नोर नहीं करना, अनदेखी नहीं करनी। मैं संसारिक चीजों को भी तभी ठीक से भोग पाऊंगा, उनका आनंद ले पाऊंगा, उन्हें सफल कर पाऊंगा, अपना विकास संतुलित तभी कर पाऊंगा जब मैं भीतर से जागृत होऊंगा, मेरी भीतर की जरूरतें पूरी होंगी। उच्च भाव मेरी नीड है, उच्च विचार मेरी नीड है, पॉजिटिव सोच मेरी नीड है, बहुत बड़ी आवश्यकता है मेरी, खुश रहने के लिए भी, विकास करने के लिए भी और सफल होने के लिए भी। तो इन दोनों में संतुलन रखना है, संसारिक हार्डवेयर की चीजें और सॉफ्टवेयर। कितना संतुलन? जैसे एक आपने देखा होगा घोड़ा तांगा होता है, क्या महत्वपूर्ण है? दोनों महत्वपूर्ण है, घोड़ा भी और तांगा भी। बिना घोड़े के काम नहीं चलता, आगे कैसे बढ़ेंगे आप, कौन ले जाएगा आगे आपको? और बिना तांगे के कैसे बैठेंगे, सवारियां कैसे बैठेंगी, सामान कहां रखेंगे? दोनों महत्वपूर्ण है। कैसे करें? साथ साथ चलें, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखना है कि घोड़ा आगे रहे, तांगा पीछे रहे, उल्टा ना हो जाए, फिर चल नहीं पाएगी गाड़ी। थोड़ी प्रायोरिटी, प्राथमिकता घोड़े को देनी है। यहां भी ऐसे ही है, प्राथमिकता अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण, अपने भावों को देनी है, सॉफ्टवेयर को देनी है, स्वयं को देनी है। मैं महत्वपूर्ण हूं, बाहर की हानि थोड़ी हो भी जाए, मेरी खुद की हानि ना हो, मेरा आत्मबल ना घटे, मेरी सोच नेगेटिव ना हो, मेरी पॉजिटिविटी कम ना हो, मेरे भाव मलिन ना हो जाए, बुरे ना बन जाए। ये तो हानि हानि, घाटा ही घाटा है। बस ये प्रायोरिटी थोड़ी सी रखनी है, अपने को आगे रखना है, अपने भावों को आगे रखना है, उसकी पॉजिटिविटी को आगे रखना है, प्रायोरिटी भी रखना है, तो संतुलन सही हो जाएगा, बैलेंस सही हो जाएगा, जैसे घोड़े और तांगे का। आइए एक लिस्ट बनाएं, विचार करें कि किन किन पहलुओं में हमें अभी कार्य करना है, कहां कहां हम संतुलित हैं, कितने संतुलित हैं और कितना संतुलन और सीखना है। खाने में बैलेंस डाइट, दुनिया में बहुत चर्चा है इसकी। हम कितने बैलेंस्ड हैं अपने खाने पीने में, अपनी सेहत को लेकर कितने जागरूक हैं, एक्सरसाइज के लिए कितने जागरूक हैं, सोने के लिए कितने घंटे चाहिए, ज्यादा भी ना हो कम भी ना हो, फिर संतुलन। बोलने में कम नहीं बोलना, ज्यादा नहीं बोलना। परिवार में है वहां भी संतुलन, एक बहू के रूप में आते हैं वहां संतुलन है, मायके में और ससुराल में। एक बेटा है, उसकी शादी होगी माँ बाप के साथ और अपनी पत्नी के साथ, संतुलन है। जहां संतुलन नहीं होता वहीं गड़बड़ खड़ी हो जाती है, वहीं कटपट शुरू हो जाती है। संतुलन बहुत जरूरी है। दो भाई हैं, दो बहनें हैं, परिवार है, सबके साथ मेल जोल रखना है और संतुलित व्यवहार रखना है, तभी परिवार चलता है। तो संतुलन हर जगह, कहां कहां बिगड़ा है संतुलन हमारा, वो हमें देखना है, एक चार्ट करना है, लिस्ट करना है, मेरा कहां कहां गड़बड़ है। कमाने में गड़बड़ है, खर्च करने में गड़बड़ है, समय का सदुपयोग करने में गड़बड़ है, सारा समय टीवी पे नहीं जा रहा, कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा। कोई चीज एक लिमिट से बढ़ेगी दूसरे को नुकसान करेगी, उसका संतुलन बिगाड़ेगी। तो मैं बहुत खर्चीला और बहुत फजूल खर्च तो नहीं हूं, कहीं बहुत ज्यादा मितव्ययी और बहुत कंजूस तो नहीं हो गया हूं, खर्च नहीं कर रहा हूं, जोड़े जा रहा हूं, जोड़े जा रहा हूं।
तो एक बैलेंस चाहिए, संतुलन चाहिए हर जगह। तो काश हम संतुलन की कला सीख सकें और उसके द्वारा विकास के पथ पर आगे बढ़ सकें, जीवन के हर पक्ष में संतुलन की कला का प्रयोग करते हुए, उसे सीखते हुए और उसके द्वारा अपना विकास बैलेंस वे में करते हुए जीवन में आगे बढ़ सकें। ऐसी बहुत गहरी शुभकामना सबके भले के लिए। सबका शुभ हो। अभी हमने जाना संतुलन की कला। संतुलन मायने सभी पक्षों का यथास्थान होना, बराबर या समानता की क्रिया या भाव। हम सभी ने बहुत बार देखा कि जब जब प्रकृति ने, नेचर ने अपना संतुलन खोया, तब तब तबाही आई। संतुलन का होना विनाश की ओर अग्रसर करता है। आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं, परंतु लालच नहीं। आइए संतुलन को थोड़ा विचारों में लाने का प्रयास करते हैं। आशा है आप सभी के पास कॉपी पेन होगा। मैं 5 शब्द बोलती हूँ, आप उन्हें नोट कर लें। स्वास्थ्य, मस्तिष्क, धन, समाज और 5वां शब्द है मैं, यानी अध्यात्म। आज हम सभी एक उद्देश्य को लेकर इकट्ठा हुए हैं और वो है विकास। विकास किसका? विकास मैं का, खुद का। आइए दीपक की एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आपको दीपक जी के जीवन के जिस जिस पक्ष में गहराई दिखे, लिखे गए 5 शब्दों के आगे लाइन लगाकर उसे नोट करते जाएं। दीपक जी एक सामान्य परिवार के स्वस्थ व्यक्ति थे। वह अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नौकरी किया करते थे। वह अपनी मानसिक योग्यता के अनुसार एक ही पद पर कार्यरत रहे, जबकि उनके साथी अपनी योग्यताओं को बढ़ाकर तरक्की करते हुए ऊंचे पदों पर पहुंच गए थे। दीपक जी एक बड़े अच्छे व्यक्ति कहलाते थे। उनका आस पड़ोस में बहुत नाम था। वह बहुत मिलनसार, सभी की मदद करने वाले, सभी से सहानुभूति रखने वाले तथा सभी के सहायक थे। एक दिन दीपक जी पड़ोस के किसी बच्चे का फॉर्म जमा करवाकर आ रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया। दीपक जी के पांव की हड्डी टूटी थी। डॉक्टर ने प्लास्टर लगाकर 15 दिन के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी। अब धीरे धीरे उनसे मिलने वालों की भीड़ भी कम होने लगी थी। लोग अभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। मूक दर्शक बन 4 महीने बिस्तर पर लेटे लेटे दीपक जी को घर की परिस्थितियों से अवगत होने का मौका मिला। उन्हें प्रभा की परेशानियां दिखाई देने लगी। उन्हें अपने बच्चों की संवेदनहीनता, गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाई दिया। उन्हें महसूस हुआ कि बच्चे घर में कोई सरोकार नहीं रखते हैं, यहाँ तक कि वह छोटे मोटे कार्यों में भी हाथ नहीं बटाते थे। यह सब देखकर बिस्तर पर लेटे लेटे दीपक जी को अपना बचपन याद आने लगा कि कैसे 5 साल की आयु में ही वह अपनी माता के कार्यों में हाथ बटाया करते थे, उनका सिर दबाया करते थे। कैसे घर के अन्य कार्यों को कर कर वह घर के प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाया करते थे। अब दीपक जी को महसूस होने लगा कि जीवन में कहीं तो
कुछ तो गलत नहीं, बहुत गलत हुआ है। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा और उन्हें प्रभा के कहे शब्द भी याद आने लगे कि ऐसे परमार्थ से तो स्वार्थ भला। मुझे पुनः आशा है कि आप सभी ने दीपक जी के जीवन के विकसित पक्षों को चिन्हित कर लिया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि दीपक जी का 2 पक्षों में, शारीरिक व मानसिक पक्षों में सामान्य विकास हुआ। उन्होंने सामान्य विकास किया। उनका तीसरा पक्ष, आर्थिक पक्ष, जो कठिनाई व परेशानियों के साथ चलता रहा। दीपक जी में समाज सेवा का बहुत सुंदर भाव था। उन्होंने सामाजिक पक्ष में विकास तो किया, परंतु अपने परिवार को अनदेखा कर कर उनका यह विकास अधूरा ही रह गया। तथा उनका एक मुख्य पक्ष तो छूट ही गया था, जिसकी इन सभी पक्षों के विकास में सबसे अधिक जरूरत थी। वह है आध्यात्मिक पक्ष, यानी सही गलत के नियमों की सही समझ। मनुष्य नेचर के सही गलत नियमों की समझ होने पर ही संतुलन विकसित कर पाता है। इस कहानी से हमें स्पष्ट हो जाता है कि हम जीवन में संतुलित विकास करेंगे तो हमें पछताना नहीं पड़ेगा। यदि हम जीवन के सभी पक्षों का संतुलित विकास करेंगे तभी हम एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। हम सभी संतुलन की इस कला को अपना सकें, ऐसी है शुभकामना। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय मिलते हैं विकास के नए विषय के साथ। सबका शुभ। शुभ हो 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 शुभ